प्रियंका ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके आंसू बह रहे थे। उसने फिर से स्वरूप की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, क्या सचमुच आप उसकी लंबी उम्र की कमी को दूर करने में मदद कर सकते हो? क्या सचमुच उसके ऊपर से उस बीमारी का खात्मा हो सकता है? स्वरूप ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे लेने के बाद तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आप उसे तुरंत बचा लो। प्रियंका ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। वो पुष्कर को बचाने के लिए मरने तक को तैयार थी। स्वरूप ने कहा, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब से तुम यहीं रहोगी। जब मैं अपने बेटे को यहाँ बुलाऊंगा तो तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। स्वरूप जोर से हंसा और फिर अपने कैबिन में चला गया। प्रियंका भी ये देखना चाहती थी कि अंदर क्या है। जब स्वरूप ने एक बोतल खोली तो उसने देखा कि एक ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल थी जिसके अंदर एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। ये पौधा अपने पत्तों को फैला और सिकोड़ सकता था। भले ही प्रियंका को इसके बारे में ना पता हो, लेकिन जब उसने उस पौधे को देखा तो वह चौंक गई। उसे इस पौधे के अंदर एक अजीब सी ऑरा महसूस हुई। वो उसे वहीं पर तोड़कर खा जाना चाहती थी। प्रियंका ने स्वरूप के हाथ से वो बोतल ली और फिर उसे निकुंज को देते हुए कहा, नाना जी। निकुंज ने कहा, चिंता मत करो, मैं पुष्कर तक पहुंचा दूंगा। निकुंज ये नहीं बता सकता था कि उसकी आंखों में उदासी थी या कुछ और, लेकिन उसने कहा, वास्तव में एक योद्धा की बहू होना बेहद सम्मान की बात है। प्रियंका ने निराश होते हुए निकुंज से कहा, नाना जी, बस अब कुछ और मत कहो, मैं बहुत थक गई हूँ, आप जल्दी जाओ। निकुंज ने भी उन्हें अलविदा कहा और तेजी से बाहर चला गया। ओमदत्त ने स्वरूप से कहा, जनरल, मैंने तो कभी नहीं सुना कि आपका कोई बेटा है, क्या आप सिंगल नहीं है? जनरल स्वरूप ने ठंडी आवाज में कहा, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? मेरा एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। वैसे अगर मैं साल गिनना शुरू करूं तो मेरा बेटा इस समय कॉलेज में होना चाहिए। ओमदत्त ने कहा, क्या सचमुच? पिछली बार आपने नशे के दौरान किसी लड़की का नाम लिया था। जनरल स्वरूप ने जोर जोर से खांसते हुए कहा, वो मेरी बेटी का नाम है। अब ये सब छोड़ो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है, उसकी तैयारी करो। ओमदत्त ने स्वरूप को खांसते हुए देखकर पूछा, आप ठीक तो है ना? स्वरूप ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, जल्दी जाओ, यहाँ खड़े मत रहो। उधर शामली और पुष्कर गाड़ी से पहाड़ी रास्ते में गड्ढे भरी सड़क से आगे बढ़ रहे थे। रात हो चुकी थी और शामली पुष्कर के पैरों पर लेटी हुई राइड का मजा ले रही थी। रात के 11 बजे गाड़ी ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां से आगे केवल पैदल ही जाया जा सकता था। पुष्कर ने कहा, तुरंत गाड़ी से उतरकर डिक्की में से झिंगुर को निकालो, अब आएगा रास्ता वहीं बताएगा। हालांकि इस समय तक पुष्कर को प्रियंका की ठंड की बीमारी का असर महसूस होने लगा था। उसे बोलने में परेशानी हो रही थी। वो महसूस कर रहा था कि उसकी उम्र बढ़ रही है। पुष्कर की बात सुनकर लालू ने गाड़ी से उतरकर डिक्की खोली और बोला, चल बेटा, बाहर आ जा, अब तेरा काम शुरू हो गया। झिंगुर, जो कि लगभग बेहोशी की हालत में था, किसी तरह बाहर निकला। पुष्कर ने अपनी गोद में लेटी हुई शामली को देखते हुए सोचा। इस वक्त शामली इतना मासूम लग रही थी कि कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता ये पूरी डार्कनेस को कंट्रोल करती है। पुष्कर ने शामली से कहा, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये बात सुनकर शामली को अपने दिल में एक हलचल सी महसूस हुई और उसने पुष्कर की ओर देखते हुए कहा, मैंने तो मदद कर दी, लेकिन तुम्हारा पैर तो पत्थर की तरह है, बिल्कुल भी नींद नहीं आई, अगली बार से तकिया लेकर आना होगा। पुष्कर धीमे से मुस्कुराया और गाड़ी से निकल आया। पुष्कर ने देखा कि लालू झिंगुर को थप्पड़ मारते हुए चिल्ला रहा था, तू बताएगा या नहीं बताएगा? जल्दी बोल, तू रास्ता बताएगा कि नहीं? कई सारे थप्पड़ खाने के बाद आखिरकार झिंगुर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अबे मोटे, मुझे गाड़ी से निकालती तुम थप्पड़ क्यों मार रहे हो? अगर कुछ पूछना है तो चुपचाप पूछो, अगर मैं नहीं बताऊं तो तुम मुझे मार सकते हो। लालू ने कंफ्यूज होते हुए कहा, अच्छा, क्या मैंने तुम्हें मारने से पहले सवाल नहीं पूछा था? सॉरी भाई। चलो अब तो बता दो कि धानी का रसायन लैब कहाँ है? झिंगुर ने जवाब दिया, यही रोड पर सीधे चलते जाओ, आखिर में तुम्हें कुछ सीढ़ियां दिखेंगी। सीढ़ियों को चढ़ने के बाद एक मंदिर आएगा, मंदिर के बाद 3 पहाड़ियों पर चढ़कर एक नदी आएगी, फिर नदी पार करने के बाद तुम्हें कुछ और सीढ़ियां दिखेंगी। उन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद वहां पहुंच पाओगे। तभी लालू बीच में गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, डैम इट, तू हमें कितनी सीढ़ियां चढ़वाएगा? तू सच सच बोलेगा या नहीं? ये कहते लालू ने दोबारा झिंगुर को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। पुष्कर को भी लगा कि झिंगुर सच नहीं बोल रहा है, इसलिए उसने लालू को रोका नहीं। तभी उसके फोन पर उसकी बहन का कॉल आया। पुष्कर ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, पुष्कर पुष्कर। पुष्कर मुस्कुराते हुए बोला, प्राची, तुम इस वक्त मुझे फोन क्यों कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त तक सो जाना चाहिए था। प्राची ने घबराते हुए जवाब दिया, अरे बेवकूफ, कोई जरूरी काम होगा इसलिए तो फोन किया है। जल्दी ही न्यू ईयर आने वाला है, इस साल का तुम्हारा क्या प्लान है? पुष्कर ने हैरान होते हुए कहा, प्लान करने को क्या है, जैसे हर साल होता है वैसे इस साल भी नया साल होगा। प्राची ने जवाब दिया, अच्छा, तो तुम हमेशा की तरह से ये न्यू ईयर भी बर्बाद करना चाहते हो? देखो, दादाजी चाहते हैं कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए वो वापस गाँव जाएं, लेकिन मम्मी मना कर रही हैं और सोनिया भी यही है। डिनर के बाद
मम्मी का मूड भी अच्छा नहीं था। शायद उन्हें पापा की याद आ रही थी, क्योंकि उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी न्यू ईयर पर ही आती है ना। पुष्कर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, पता नहीं पापा कहाँ होंगे, वो इस वक्त जिंदा है भी या नहीं। अचानक ही प्राची ने दोबारा कहा, वैसे पुष्कर, मम्मी ने आज रात थोड़ी सी वाइन पी ली है। मैंने जाकर उनसे पापा के बारे में कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि पापा को नाना जी के कुछ आदमियों ने अरेस्ट कर लिया था। तुम एक बार इस बारे में पता लगाओ ना। पुष्कर ने कहा, नाना जी के आदमी? पुष्कर को अचानक याद आया, जब मैं छोटा था तब मम्मी हमेशा यही कहती थी कि नाना जी की फैमिली आग में जलकर मर गई थी। पुष्कर ने सीरियस होते हुए कहा, क्या तुम श्योर हो? प्राची ने जवाब दिया, हाँ, उन्होंने नशे में ये बात खुद ही मुझे बताई है। वो बार बार नाना जी से किसी चीज को गार्ड करने के लिए बोल रही थी। शायद ये 10 साल से भी ज्यादा पुरानी बात होगी। तुम्हें क्या लगता है पापा भी जिंदा होंगे? कुछ भी करके जल्दी से पापा के बारे में पता लगाओ। पुष्कर ने जवाब दिया, हाँ ठीक है, लेकिन इतना मुझे पता है कि पापा जेल में तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो चाचा चाची जरूर इस बारे में जिक्र करते। तुम टेंशन मत लो, एक बार मैं वापस आ जाऊंगा तो इस बारे में बात करेंगे। वैसे भी मैंने अपने लोगों को पापा की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल रखा है। तभी प्राची ने कहा, शायद मम्मी आ रही है, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय बाय। फोन काटती पुष्कर ने सामने देखा तो उसे नोटिस किया कि लालू अभी भी झिंगुर को पीट रहा है। पुष्कर आगे बढ़ा और अचानक रुक गया। उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। किसी तरह पुष्कर आगे बढ़ा और बोला, देखो झिंगुर, मेरे पास तुम्हारे ऊपर बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। मैं तुम्हें एक ही चांस दूंगा, नहीं तो तुम्हें मरना होगा। पुष्कर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और झिंगुर की गर्दन पर रख दिया। अचानक झिंगुर की टांगें कांपने लगी। फिर वो बोला, ठीक है, मैं मरना नहीं चाहता। वैसे भी मैं बचपन से ही विदेश में पढ़ा हूँ, मुझे धानी से कोई खास लगाव नहीं है। चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। लालू ने झिंगुर की गर्दन दबाते हुए कहा, क्यों बे, अभी तक तुझे सच बोलने में मिर्गी पड़ रही थी? इसके बाद चारों लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन झिंगुर बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर चल पा रहा था। घने जंगल से गुजरने के बाद झिंगुर पुष्कर और उसके साथियों को एक बड़ी सी घाटी में ले गया, जहाँ पर एक दरवाजा बना हुआ था। लालू ने चारों तरफ फैले हुए कोहरे को देख कर कहा, क्या यही धानी का हेडक्वार्टर है? श्यामली ने धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि धानी ने चोरों से बचने के लिए खास जाल बिछाए हुए हैं। झिंगुर ने पुष्कर से कहा, माना कि तुम डार्क लिस्ट के लीडर हो और स्पेशल फोर्सेस के चीफ इंस्ट्रक्टर हो, लेकिन तुम्हें हमारी धानी गुट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर हमारे धानी गुट के प्रेसिडेंट वहां मौजूद होते तो तुम कुछ भी नहीं कर पाते। पुष्कर ने जवाब दिया, फिर तो मैं तुम्हारे प्रेसिडेंट से मिलना चाहूंगा, लेकिन तुम ये गलतफहमी मत रखना कि मैं तुम्हारे धानी गुट में घूमने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ अपना हिसाब किताब चुकता करने आया हूँ। ये कहते हुए पुष्कर ने एक मंत्र पढ़ा और अपना हाथ जमीन पर रख दिया। अचानक ही चारों तरफ ही धुंध हट गई और तेज रोशनी आने लगी। दूसरी ओर धानी सोसाइटी के सभी बड़े बड़े लोग पिछले दिन की दोपहर से ही आपस में बहस करने लगे थे। एक पक्ष सोनभद्र का था और दूसरा कावेरी का। सोनभद्र जोर से चिल्ला रहा था, मैं साफ देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल डरी हुई हो। कावेरी, तुम हमारी प्रिंसेस मानी जाती हो, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर अपना बदला ले सको। हमारी धानी के इतने सारे लोग मारे गए, क्या ऐसी कोई गिनती भी है? हमें जल्द से जल्द पुष्कर श्रीवास्तव को मारना ही होगा। जब से सोनभद्र वापस आया था तब से वो बदले की बात कर रहा था। सोनभद्र बोला, मैं अकेले उस पुष्कर को नहीं मार सकता, लेकिन अगर हम सब लोग मिल जाएं तो 80-90% चांस है कि हम उसे जान से मार डालेंगे। तभी कावेरी ने चाय का कप उठाया और सोनभद्र के पैरों पर पटकते हुए चिल्लाकर बोली, तुम बूढ़े हो चुके हो, मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली। यहाँ से निकलने से पहले पापा ने तुमसे साफ साफ कहा था कि वहां जाकर कोई झगड़ा मत करना। तुमने अपने घमंड के चक्कर में पुष्कर श्रीवास्तव से पंगा ले लिया है, और अब जब तुम्हें पुष्कर ने पीट कर भगा दिया है तो तुम दुम दबाकर यहाँ दौड़े चले आए, और अब हम लोगों को भी मरवाना चाहते हो। अगर पुष्कर को मारना इतना आसान होता तो तुम कब के उसे मार चुके होते। जब पुष्कर को संजय मेहता और उसका गुलाम भी नहीं मार पाया तो तुम क्या चीज हो? मैं तुम्हारी इस बेवकूफी में तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी। तभी धानी के वाइस प्रेसिडेंट ने बीच बचाव करते हुए कहा, आप दोनों तुरंत नीचे बैठ जाइए, आपस में झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। तभी एक मोटी सी औरत ने कहा, वाइस प्रेसिडेंट सही कह रहे हैं, हमें पुष्कर श्रीवास्तव के बारे में डिस्कस करना है। आपस में झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। पिछले कई दशकों से धानी को किसी ने भी किसी कंपटीशन में नहीं हराया था, लेकिन पहली बार पुष्कर के आने की वजह से सारा मामला बदल चुका है। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, हर कोई यहाँ पर पुष्कर श्रीवास्तव से बदला लेना चाहता है, लेकिन वो डार्क लिस्ट का लीडर भी है और स्पेशल फोर्सेस का चीफ इंस्ट्रक्टर भी। बड़ी बात यह है कि उसकी नेटवर्थ भी धानी से कम नहीं है। मुझे लगता है कि उसकी नेटवर्थ हमारे धानी फार्मा के बराबर ही होगी। कावेरी ने कहा, मुझे लगता है कि पुष्कर श्रीवास्तव एक ऐसा इंसान है जिसे सही और गलत की समझ है। मेरा सुझाव यही रहेगा कि हम जाकर पुष्कर से माफी मांग लेते हैं और समझौता कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह रही कि हमने प्रियंका या उसकी फैमिली के ऊपर अटैक नहीं किया। जिस हिसाब का पुष्कर का स्टेटस है उसे देखते हुए अगर हम पुष्कर से माफी मांगकर अपना धानी फार्मा अपने पास भी रख पाए तो हमारी बहुत अच्छी किस्मत होगी। क्या कावेरी और सोनभद्र ये समझौता कर पाएंगे?
क्या पुष्कर घायल होने के बाद भी धानी फार्मा वालों से निपट पाएगा? क्या पुष्कर को दवाई मिल जाएगी? क्या पुष्कर अपनी बढ़ती उम्र को रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।